वेलकम टू क्रॉनिकल डिकोड एआई पॉडकास्ट। आज हम डिस्कस करेंगे द इंडियन एक्सप्रेस के 26 मई 2026 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स यूपीएससी एग्जाम पर्सपेक्टिव के साथ। हाँ, और शुरू करने से पहले एक छोटी सी जानकारी। राइट। Today's notes are available in the description box. Do share your feedback in the comments. It motivates us to improve continuously. बिल्कुल। तो आज का जो हमारा ये डिस्कशन है ना, वो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। हाँ, क्योंकि सोचकर देखिए, अगर आपके घर का बजट अचानक से इसलिए बिगड़ जाए क्योंकि एक ही दिन में गैस सिलेंडर, राशन और बाहर से आने वाली दवाइयों के दाम दोगुने हो गए हैं। एक आम इंसान के लिए ये बहुत ही पैनिक वाली सिचुएशन होती है। वही ना, आपके पास जो थोड़ी बहुत सेविंग्स थी वो तेजी से खत्म हो रही है। अब इस घबराहट को 1 अरब से ज्यादा लोगों पर लागू कर दीजिए। हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ठीक इसी आर्थिक तूफान को 3F की चुनौती कहा है, यानी फ्यूल, फर्टिलाइजर और फॉरेन एक्सचेंज। और इसीलिए आज का ये जो डीप डाइव है ना, ये किसी किताबी टेबल ऑफ कंटेंट्स की तरह बिल्कुल नहीं होगा। एग्जैक्टली। ये कोई ऑडियो टेक्स्ट बुक नहीं है। बिल्कुल। आज हमारा मकसद सिर्फ खबरें पढ़ना नहीं, बल्कि मैकेनिज्म को समझना है। हम ये जानेंगे कि कैसे ये आर्थिक दबाव हमारे समाज, हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर और यहाँ तक कि हमारी आंतरिक सुरक्षा को अंदर से हिला रहा है। तो सीधे इस 3F वाले मुद्दे पर आते हैं। देखिए, फ्यूल और फॉरेन एक्सचेंज तो लोग फिर भी थोड़ा समझ जाते हैं कि वेस्ट एशिया में युद्ध हो रहा है तो कच्चा तेल यानी क्रूड ऑयल महंगा होगा। हाँ, वो डायरेक्ट कनेक्शन दिख जाता है। लेकिन ये फर्टिलाइजर यानी खाद का क्या चक्कर है? एक आम धारणा ये है कि भारत एक कृषि प्रधान देश है, तो हमें खाद के मामले में इतनी दिक्कत क्यों आ रही है? यहाँ पर मैकेनिज्म को ठीक से समझना जरूरी है। देखिए, भारत खेती जरूर करता है, लेकिन उस खेती के लिए जो आधुनिक खाद या फर्टिलाइजर चाहिए, उसका कच्चा माल हमारे पास नहीं है। अच्छा, मतलब रॉ मटेरियल बाहर से आता है। हाँ, अगर मैं आपको डेटा बताऊं तो 2025-26 में भारत ने करीब 28.2 मिलियन टन फर्टिलाइजर इंपोर्ट किया। बाप रे, 28 मिलियन टन! बिल्कुल। और अगर हम इसमें इस्तेमाल होने वाले नेचुरल गैस और अमोनिया जैसे इनपुट्स को भी मिला लेना, तो हमारा कुल इंपोर्ट बिल $27.2 बिलियन तक पहुंच जाता है। वेट, $27 बिलियन? हाँ। सिर्फ खाद और उसके कच्चे माल पर? हाँ, होता क्या है कि वेस्ट एशिया के संकट की वजह से नेचुरल गैस की सप्लाई चेन डिस्टर्ब होती है और ग्लोबल मार्केट में अचानक अमोनिया के दाम बढ़ जाते हैं। ओ, अब समझ आई बात। यानी हमारे किसानों के खेत में जो यूरिया या DAP पड़ रहा है, उसकी कीमत सीधे तौर पर ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स से जुड़ी हुई है। सही पकड़ा आपने। और सबसे बड़ी टेंशन ये है कि ये $27.2 बिलियन का बिल हमें विदेशी मुद्रा यानी डॉलर्स में चुकाना पड़ता है, जिससे हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व तेजी से खाली होता है। लेकिन रुकिए, यहाँ मैं थोड़ा डेविल्स एडवोकेट बनना चाहूंगा। हाँ, जरूर पूछिए। अगर हमारा फॉरेन एक्सचेंज भंडार इतनी तेजी से खाली हो रहा है, तो RBI लगातार मार्केट में डॉलर बेच क्यों रहा है? देखिए, रुपया अभी डॉलर के मुकाबले करीब 95.23 पर है और कुछ दिन पहले ही ये 97 टच करने वाला था ना। हाँ, 97 के आसपास चला गया था। बिल्कुल। तो किताबी अर्थशास्त्र या इकोनॉमी की बेसिक थ्योरी तो यही कहती है कि अगर करेंसी गिरने दी जाए तो हमारे एक्सपोर्ट सस्ते हो जाएंगे और अट्रैक्टिव बनेंगे। तो क्या RBI आर्टिफिशियली रुपए को रोककर अपना $40 बिलियन का नुकसान नहीं करवा रही? देखिए, ये आर्ग्यूमेंट सुनने में बहुत लॉजिकल लगता है, लेकिन जो जमीनी हकीकत है ना, उसका मैकेनिज्म थोड़ा अलग है। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि रुपया आखिर गिर क्यों रहा है। हाँ, ये FPIs के निकलने की वजह से हो रहा है ना। एग्जैक्टली। जब भी दुनिया में युद्ध जैसी स्थिति होती है तो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स यानी FPIs थोड़ा पैनिक करते हैं। वो इमर्जिंग मार्केट से अपना पैसा निकालकर US डॉलर या गोल्ड जैसी सेफ हेवन्स में डाल देते हैं, अपना रिस्क कम करने के लिए। सही कहा। और इस साल FPIs ने लगभग $24.4 बिलियन भारतीय मार्केट से निकाले हैं। वाओ, दैट इज अ मैसिव नंबर, है ना? और अब आते हैं आपके दूसरे सवाल पर कि RBI रुपए को गिरने क्यों नहीं देता। देखिए, भारत का करीब 40% एक्सपोर्ट उन्हीं चीजों पर निर्भर करता है जिनका कच्चा माल हम इंपोर्ट करते हैं। अच्छा, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक्स के पार्ट्स हो गए या जेम्स एंड ज्वेलरी हो गई। बिल्कुल। अगर रुपया बहुत ज्यादा गिर गया तो हमारा इंपोर्ट इतना महंगा हो जाएगा कि एक्सपोर्ट से जो थोड़ा बहुत फायदा मिलना था वो बेसिकली जीरो हो जाएगा। ओह, इसको ये इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन कहते हैं, राइट? हाँ, इसलिए RBI को मार्केट में अचानक पैनिक रोकने के लिए बीच बचाव करना ही पड़ता है।
तो इसका मतलब ये है कि हमारी घरेलू इंडस्ट्री एक दो-धारी तलवार पर चल रही है। एक तरफ तो आयात महंगा हो रहा है और दूसरी तरफ बाहर से सस्ता माल भी हमारे मार्केट में डंप किया जा रहा है। वही सबसे बड़ी प्रॉब्लम बन चुकी है अभी। क्योंकि मैंने आंकड़ों में देखा कि भारत अब स्टील का नेट इंपोर्टर बन गया है। मतलब अप्रैल महीने में हमने 0.7 मिलियन टन स्टील इंपोर्ट किया और सिर्फ 0.5 मिलियन टन एक्सपोर्ट किया। ये आंकड़ा काफी शॉकिंग है वैसे। वही ना, जिस देश में हाईवे और रेलवे जैसा इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर पुश चल रहा हो, वहां हम स्टील बाहर से क्यों मंगवा रहे हैं? क्योंकि ग्लोबल डिमांड अभी काफी डाउन है और चाइना या वियतनाम जैसे देशों के पास एक्सेस स्टील पड़ा हुआ है। वो अपना ये बचा हुआ स्टील बहुत सस्ते दामों पर भारत में डंप कर रहे हैं। तो हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्री उन गिरते दामों से डायरेक्टली compete नहीं कर पा रही है। एग्जैक्टली। और यही सेम मैकेनिज्म टेक्सटाइल यानी सूती कपड़ा उद्योग में भी चल रहा है आजकल। राइट, वहां भी बांग्लादेश और वियतनाम हमें कड़ी टक्कर दे रहे हैं। हाँ, इसलिए सरकार को मजबूरन एक बड़ा फैसला लेना पड़ा। वो अक्टूबर तक कॉटन पर से 11% इंपोर्ट ड्यूटी हटाने जा रहे हैं। मतलब सरकार एक तरह से पॉलिसी लेवल पर माइक्रो मैनेज कर रही है ताकि हमारी इंडस्ट्रीज किसी तरह सर्वाइव कर सके। बिल्कुल। ये आर्थिक दबाव तो वाकई में बहुत गहरा है, लेकिन किसी भी इकोनॉमी को चलाने वाले तो आखिर उसके लोग होते हैं ना। हाँ, लोग और सोसाइटी ही किसी भी देश का इंजन होते हैं। तो अगर हम इस सिस्टेमिक स्ट्रेन की कहानी को सोसाइटी की तरफ आगे बढ़ाएं, तो हमारी आबादी का जो नया डेटा आया है वो सच में बड़े अलार्म बजा रहा है। आप एसआरएस रिपोर्ट की बात कर रही हैं ना? हाँ, SRS यानी सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम रिपोर्ट 2024। ये रिपोर्ट साफ दिखाती है कि TFR यानी टोटल फर्टिलिटी रेट अब 1.9 पर स्थिर हो चुका है। ये 1.9 का आंकड़ा ना अपने आप में बहुत कुछ कहता है। कैसे, थोड़ा डिटेल में समझाइए इसको। देखिए, किसी भी देश की आबादी को स्टेबल रखने के लिए TFR कम से कम 2.1 होना चाहिए। इसे हम रिप्लेसमेंट लेवल कहते हैं। राइट। अगर TFR 1.9 है तो इसका सीधा सा मतलब यह है कि आने वाले दशकों में भारत की आबादी सिकुड़ने लगेगी और हम बहुत तेजी से एक एजिंग सोसाइटी यानी बूढ़े होते समाज की तरफ बढ़ रहे हैं। ये तो डेमोग्राफिक शिफ्ट की बात हो गई। हाँ, लेकिन पब्लिक हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें एक अच्छी खबर भी है। इन्फैंट मोर्टालिटी रेट यानी शिशु मृत्यु दर जो 2014-19 के दौरान 39 थी, वो 2024 में घटकर 24 हो गई है। ये वाकई में काफी अच्छी प्रोग्रेस है। लेकिन इस रिपोर्ट में जो सबसे हैरान करने वाली बात मुझे लगी ना, वो है राज्यों के बीच की बड़ी असमानता। स्टेट्स के बीच का गैप? हाँ, वो तो है। देखिए, एक तरफ केरला है जहां IMR सिर्फ 8 है, जो कि एकदम डेवलप देशों के लेवल का है। वहीं दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ है जहां ये आंकड़ा आज भी 36 है। और अगर हम रूरल और अर्बन डिवाइड की बात करें तो ग्रामीण इलाकों में ये 27 है, जबकि शहरों में 17 है। वही ना, ऐसा लगता है जैसे एक ही देश की बाउंड्री के अंदर दो अलग-अलग सदियां चल रही हैं। छत्तीसगढ़ में पैदा होने वाले बच्चे के शुरुआती महीनों में बचने की संभावना केरला के बच्चे से लगभग 4.5 गुना कम है। और यही विषमता आगे चलकर नीतियों और प्लानिंग के स्तर पर सबसे बड़ी चुनौती बनती है। जैसा आपने केरला का एग्जाम्पल दिया ना, उनका IMR इतना कम इसीलिए है क्योंकि वहां शुरू से पब्लिक हेल्थ सिस्टम बहुत मजबूत रहा है। राइट, उनका सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत स्ट्रांग है। लेकिन अब केरला इस वक्त एक दूसरी ही चुनौती से जूझ रहा है, जो ध्यान रखिएगा पूरे देश का आगे का भविष्य होने वाली है। केरला ने हाल ही में भारत का पहला एल्डरली वेलफेयर डिपार्टमेंट यानी बुजुर्ग कल्याण विभाग शुरू किया है। ये बहुत ही दिलचस्प डेवलपमेंट है। यानी जब बाकी देश डेमोग्राफिक डिविडेंड और युवा आबादी की बात कर रहा है, तब केरला बेसिकली बैठकर ये सोच रहा है कि बुढ़ापे को कैसे मैनेज किया जाए। बिल्कुल। इसके पीछे की हकीकत को समझिए। 2021 के डेटा के हिसाब से केरला की 16.5% आबादी 60 वर्ष से ऊपर थी। ओके, और फ्यूचर प्रोजेक्शंस क्या कहते हैं? 2036 तक ये बढ़कर लगभग 22.8% हो जाने का अनुमान है। और अब जैसे जैसे जॉइंट फैमिली सिस्टम टूट रहा है और युवा लोग काम के सिलसिले में स्टेट से या देश से बाहर जा रहे हैं, तो जो पीछे छूटे बुजुर्ग हैं, उनकी देखभाल का संकट खड़ा हो गया है। एग्जैक्टली। केरला का ये नया विभाग एक तरह से उस केयर इकोनॉमी को औपचारिक रूप देने का प्रयास है। उन्हें इंस्टीट्यूशनल केयर, जेरियाट्रिक हेल्थ और उनकी सेफ्टी के लिए एक पूरा नया संस्थागत ढांचा बनाना पड़ रहा है। और मुझे लगता है आज जो केरला की स्थिति है ना, करीब 20 साल बाद पूरे भारत की ठीक यही स्थिति होने वाली है। इसमें कोई शक नहीं है। तो जहां एक तरफ केरला अपने बुजुर्गों को संभालने में लगा हुआ है, वहीं दूसरी तरफ एक और राज्य है असम, और वो अपने युवाओं और उनकी पर्सनल लाइफ को रेगुलेट करने के लिए
एक बेहद कड़े कानून पर काम कर रहा है, असम यूसीसी बिल। असम का यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल इस वक्त काफी चर्चा का विषय बना हुआ है। जी, इसमें विवाह की उम्र जैसे पुरुषों के लिए 21 और महिलाओं के लिए 18 साल तय की गई है और 37 प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप्स की लिस्ट दी गई है। ये सब तो समझ आता है, लेकिन इसमें लाइव इन रिलेशनशिप्स को लेकर जो नियम है ना, वो काफी ज्यादा डिबेट क्रिएट कर रहे हैं। बिल्कुल, हम यहाँ किसी भी पॉलिटिकल पक्ष की तरफ नहीं जाएंगे, सिर्फ फैक्ट्स की बात करेंगे। असम यूसीसी बिल का सबसे कंट्रोवर्शियल हिस्सा यही लाइव इन रिलेशनशिप्स का औपचारीकरण है। मतलब उनका पंजीकरण करवाना। हाँ, बिल कहता है कि अगर दो लोग लाइव इन में रह रहे हैं तो उन्हें 60 दिन के भीतर सब रजिस्ट्रार के पास जाकर अपना रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा। और अगर वो नहीं कराते हैं तो क्या कॉन्सिक्वेंसेज हैं? तो इस एक्ट के तहत उन्हें 6 महीने तक की जेल या फिर 25,000 रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। और इसमें ध्यान देने वाली एक और जरूरी बात यह है कि अनुसूचित जनजातियों यानी एसटीज को इस पूरे यूसीसी से छूट दी गई है। ओके, पर यहाँ सबसे बड़ा सवाल एग्जीक्यूशन और इम्प्लीमेंटेशन का उठता है ना। जिस सिस्टमिक स्ट्रेन की हम बात कर रहे थे इतनी देर से, क्या सच में स्टेट के पास इतनी मशीनरी है कि वो लोगों के बेडरूम्स और लिविंग रूम्स को पुलिस कर सके? यही तो आलोचकों का सबसे बड़ा सवाल है। क्योंकि देखिए, सब रजिस्ट्रार का जो प्राइमरी काम होता है वो जमीन और प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री करना होता है। अब क्या वो लोगों के आपसी रिश्तों को वेरीफाई करने बैठेगा? क्या इस तरह का माइक्रो मैनेजमेंट प्रशासन पर एक अनावश्यक बोझ नहीं डालेगा? एकदम पॉइंट की बात की आपने। देखिए, कानून बनाना पेपर पर एक बात होती है, लेकिन जब आप उस कानून को लागू करने के लिए ब्यूरोक्रेसी को मॉरल पुलिस बनने का इतना बड़ा अधिकार दे देते हैं, तो भ्रष्टाचार और उत्पीड़न की संभावनाएं ऑटोमेटिकली बढ़ जाती हैं। हाँ, लोग हरास हो सकते हैं इस प्रोसेस में। बिल्कुल, और स्टेट मशीनरी जैसा कि हम जानते हैं पहले से ही ओवरबर्डन है। इस नियम से सिस्टम में कानूनी विवादों की गिनती अचानक से काफी बढ़ सकती है। और वाकई जब हम इस फेल होती या ओवरबर्डन स्टेट मशीनरी की बात करते हैं ना, तो सीधा ध्यान देश के लाखों युवा छात्रों के भविष्य पर जाता है। आप जरूर नीट, यूजी और एनटीए की बात कर रही हैं। हाँ, एनटीए यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। इनके जो काम करने के तरीके हैं, उसने एक सिस्टम के ओवरबर्डन होने का सबसे बड़ा एग्जाम्पल पेश किया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस बार जो बातें कही है ना, वो सच में बहुत चुभने वाली हैं। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी अपने आप में एडमिनिस्ट्रेशन के मैकेनिज्म की नाकामी को दर्शाती है। क्या कहा कोर्ट ने एग्जैक्टली? कोर्ट ने काफी सख्त लफ्जों में कहा कि उन्हें बहुत दुख है कि एनटीए ने अब तक कोई सबक नहीं सीखा है। लेकिन सच बताऊं तो मुझे लगता है हर बार पेपर लीक या ऐसी कोई घटना होती है तो उसके बाद एक नई कमेटी बना दी जाती है। हाँ, इस बार भी 2024 में के राधाकृष्णन कमेटी बनाई गई थी, जिससे सुप्रीम कोर्ट ने रिपोर्ट मांगी है। पर एक आम छात्र ये जानना चाहता है कि आखिर इस मैकेनिज्म में प्रैक्टिकल बदलाव क्या होना चाहिए ताकि ये लीकेज बंद हो। राधाकृष्णन कमेटी का जो सबसे मुख्य फोकस है ना, वो इस पूरे प्रोसेस में फिजिकल पेपर डिस्ट्रीब्यूशन के खतरे को खत्म करने पर है। फिजिकल ट्रांसपोर्ट को बंद करना। हाँ, अभी होता क्या है कि पेपर प्रैक्टिकली छपते हैं, उसके बाद बैंक के स्ट्रांग रूम में रखे जाते हैं, फिर वहां से एग्जाम सेंटर तक गाड़ियों में जाते हैं। तो चेन बहुत लंबी होती है। हाँ, एग्जैक्टली। इस पूरी चेन में हजारों लोग शामिल होते हैं और लीकेज की संभावना ऑलमोस्ट हर कदम पर बनी रहती है। इसीलिए कमेटी की सिफारिश है कि डेटा सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स को मॉडर्न बनाया जाए, यानी सब कुछ डिजिटल फॉर्म में हो। हाँ, पेपर डिजिटल फॉर्म में हाईली एन्क्रिप्टेड तरीके से सीधे एग्जाम सेंटर पर भेजा जाए और वहां एग्जाम से ठीक पहले उन्हें प्रिंट किया जाए। एसओपीज को इस तरह अपडेट करना होगा जहां इंसानी हस्तक्षेप सबसे कम से कम हो, जिससे सिक्योरिटी और क्रेडिबिलिटी दोनों बढ़ सके। वैसे एक तरह से देखें तो सिस्टम की ये लीक्स चाहे एग्जाम पेपर में हो या फिर हमारी पाइपलाइनों में, नुकसान हमेशा आम इंसान का ही होता है ना। ये एनालॉजी आपने बहुत बढ़िया दी। और इस लीकेज ऑफ वाटर से ध्यान आया, इस भीषण गर्मी के बीच दिल्ली और हरियाणा का जो जल विवाद चल रहा है। एक आम धारणा ये है लोगों में कि बस ठीक से बारिश नहीं हुई पिछले कुछ वक्त में, इसलिए दिल्ली में पानी की इतनी कमी है। लेकिन इसके पीछे का ग्राउंड रियलिटी और मैकेनिज्म कुछ और ही है ना। बिल्कुल, सिर्फ मौसम को दोष देना ठीक नहीं होगा। वजीराबाद तालाब, जो दिल्ली की वाटर सप्लाई का दिल माना जाता है, वहां का सामान्य जल स्तर 674.5 फीट के आसपास होना चाहिए। ओके, और अभी कितना है? अभी गर्मी और पानी न आने के कारण ये गिरकर 668.7 फीट पर आ गया है। इस एक्यूट शॉर्टेज को हैंडल करने के लिए दिल्ली सरकार ने हरियाणा से आने वाले 4 हफ्तों के लिए अतिरिक्त यमुना जल की मांग की है। लेकिन कहानी का एक दूसरा हिस्सा भी है जो इससे कहीं ज्यादा परेशान करने वाला है, और वो है ट्रांसमिशन लॉस। वही लीकेज जिसका जिक्र आप अभी कर रही थी।
सुना है दिल्ली अपने पानी का करीब 20% हिस्सा तो सिर्फ रास्ते में ही गंवा देती है। ये तो ऐसा लगता है जैसे आप एक ऐसी बाल्टी में पानी भरने के लिए किसी दूसरे से झगड़ा कर रहे हैं जिसके पेंदे में पहले से एक बहुत बड़ा छेद है। ये उदाहरण एकदम सटीक है इस सिचुएशन पे। देखिए, दिल्ली का जो वाटर डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है वो अब काफी पुराना हो चुका है। उसमें पुरानी पाइपलाइंस होंगी और टूट-फूट भी। हाँ, पुरानी पाइपलाइंस, इलीगल कनेक्शंस और ठीक से मीटरिंग ना होने के कारण 20% पानी तो लोगों के नलके तक पहुंचने से पहले ही जमीन में बह जाता है। ये तो सीधे सीधे रिसोर्सेज की बर्बादी है। बिल्कुल, लेकिन यहाँ पॉलिटिकल इकोनॉमी ये कहती है कि किसी नेता के लिए पड़ोसी राज्य से पानी मांगने पर मुद्दा बनाना आसान होता है, बजाय इसके कि वो पूरे शहर की सड़कें खुदवा कर पहले वाटर नेटवर्क को ठीक करवाए। जब तक ये 20% लीकेज प्रॉपर्ली ब्लॉक नहीं की जाती, पानी की कोई भी अतिरिक्त सप्लाई लंबे समय का समाधान नहीं बन सकती। सही बात है। ये एडमिनिस्ट्रेशन की ऐसी चूक और अवेलेबल रिसोर्सेज को ठीक से मैनेज न कर पाना ही उन सभी सिचुएशंस को पैदा करता है जहां सिस्टम टोटली कमजोर पड़ जाता है। और जहां एडमिनिस्ट्रेशन कमजोर होता है वहां एंटी सोशल एलिमेंट्स पनपते हैं। राइट। और आंतरिक सुरक्षा यानी इंटरनल सिक्योरिटी की बात करें तो रेड कॉरिडोर यानी लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म इसका सबसे बड़ा और पुराना उदाहरण रहा है देश में। लेकिन इस फ्रंट से काफी उम्मीद भरी खबर सामने आई है हाल ही में। झारखंड में 27 माओइस्ट उग्रवादियों ने एक साथ सरेंडर किया है। हाँ, और ये जानना जरूरी है कि ये झारखंड के इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा सरेंडर है। वाकई सबसे बड़ा सरेंडर। जी, लेकिन हमें ये समझना होगा कि ये अचानक एक रात में नहीं हो गया है। इसके पीछे हमारे सुरक्षा बलों की एक बहुत सोचे समझे तरीके की एनाकोंडा स्ट्रैटेजी काम कर रही है। एनाकोंडा स्ट्रैटेजी? एनाकोंडा तो वो बड़ा सा सांप होता है ना, इस स्ट्रैटेजी का नाम ऐसा क्यों है? क्योंकि एक एनाकोंडा क्या करता है, वो अपने शिकार को चारों तरफ से कसकर धीरे धीरे उसकी सांस रोक देता है। सुरक्षा बलों ने बिल्कुल ठीक यही स्ट्रैटेजी यहाँ अपनाई है। अच्छा, मतलब उन्हें चारों तरफ से ब्लॉक कर दिया? हाँ, उन्होंने सारंदा जैसे घने और दुर्गम जंगलों में अंदर तक रोड्स बनाई हैं, नक्सलियों की जो मेन फंडिंग लाइन थी उसको काटा है और उन्हें उनके ही कोर एरियाज में पूरी तरह से कन्फाइन कर दिया है, जिससे उनका बाहर आना जाना बंद हो गया। एग्जैक्टली। और जब उनका पूरा इकोसिस्टम इस तरह श्रिंक होने लगा और उन्हें लगा कि आगे कोई रास्ता नहीं बचा, तब उनके पास सरेंडर के अलावा कोई प्रैक्टिकल चॉइस नहीं बची। ये डेफिनेटली हमारी फोर्सेस के लिए एक बड़ी जीत है। लेकिन इस मिलिट्री और एडमिनिस्ट्रेटिव सक्सेस का जो जश्न है ना, वो एक आम परिवार के लिए बिल्कुल अधूरा है। आप कांस्टेबल बदल मुर्मू के केस की तरफ इशारा कर रही हैं? हाँ, मैं सोच रही थी कि उनके बिना इस सरेंडर और जीत को पूरा कैसे माना जा सकता है आखिर। ये सच में एक बहुत ही दर्दनाक पहलू है इस पूरी सक्सेस स्टोरी का। सीआरपीएफ के कांस्टेबल बदल मुर्मू 2023 से लापता हैं और जो रिपोर्ट सामने आई है उनके मुताबिक उन्हें नक्सलियों के टॉप नेता और पॉलिट ब्यूरो सदस्य मिसिर बेसरा के गुट ने अब तक बंधक बना रखा है। ये जानकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि उनका परिवार किस फेज से गुजर रहा होगा। ये कि जब हम इन सब बातों को आंकड़ों में गिनते हैं ना, कि भाई इतने सरेंडर हुए या फिर इतने इलाके नक्सल मुक्त घोषित हुए, तो उसके ठीक पीछे हमारे जवानों और उनके मासूम परिवारों को एक बहुत ही भयानक मानवीय कीमत चुकानी पड़ती है। ट्रू, स्टेट बिल्डिंग या देश निर्माण की ये कीमत कभी-कभी लफ्जों में बयान नहीं की जा सकती। वाकई। खैर, इन कड़ी जमीनी सच्चाइयों और संघर्षों से थोड़ा ऊपर उठते हैं। चलिए अब उस आधुनिक क्षेत्र की बात करते हैं जहां भारत ग्लोबल सॉल्यूशंस तैयार कर रहा है दुनिया के लिए। साइंस और टेक्नोलॉजी का ब्लॉक। जी, आईआईटी मद्रास और आईएससी बेंगलुरु के हमारे वैज्ञानिकों ने एक ऐसी पहेली सुलझाई है जिसे दुनिया भर के वैज्ञानिक पिछले 70 साल से क्रैक करने में लगे थे। ये कार्बन फ्री मॉलिक्यूल का आखिर नया चमत्कार है क्या? इसे थोड़ा आसान भाषा में समझाइए। जरूर। साइंस की दुनिया में फेरोसीन नाम का एक बहुत ही प्रसिद्ध मॉलिक्यूल होता है। फेरोसीन, ओके। इसका जो शेप और स्ट्रक्चर होता है ना, वो बिल्कुल एक सैंडविच की तरह होता है। जैसे दो ब्रेड के बीच में एक आलू की टिक्की होती है। हाँ, ठीक वैसे ही फेरोसीन में 2 कार्बन की रिंग्स के बीच में एक आयरन यानी लोहे का एटम दबा हुआ होता है। अच्छा, यानी कार्बन यहाँ ब्रेड का काम करता है। हाँ, और पिछले 7 दशकों से यानी करीब 70 सालों से वैज्ञानिक लगातार ये सोच रहे थे कि क्या इस सैंडविच स्ट्रक्चर को बनाए रखने के लिए इन कार्बन रिंग्स का होना अनिवार्य है? क्या हम बिना कार्बन के भी इस सैंडविच को बना सकते हैं? एग्जैक्टली। यही सबसे बड़ा सवाल था साइंस की दुनिया में। और अब इन भारतीय वैज्ञानिकों ने
कंप्लीटली बिना कार्बन के ये स्ट्रक्चर सक्सेसफुली बना दिया है। जी हाँ, उन्होंने लगभग ऐसी ही प्रॉपर्टीज वाला एक कार्बन फ्री मॉलिक्यूल फाइनली सिंथेसाइज कर लिया है। वाओ, ये तो बहुत बड़ी बात है। लेकिन आम जनता की डे टू डे लाइफ पर इसका प्रैक्टिकल असर आगे जाकर क्या दिखेगा? देखिए, डे टू डे लाइफ में इसका तुरंत असर तो नहीं दिखेगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये मटेरियल साइंस और केमिस्ट्री के लिए एक बड़ी क्रांति है। मतलब हम नई चीजें बना पाएंगे इससे? बिल्कुल, इसका सीधा सा मतलब है कि हम आने वाले समय में और भी बेहतर कैटलिस्ट्स बना पाएंगे। वो कैटलिस्ट्स जो केमिकल रिएक्शंस को काफी तेज करते हैं। ये नई दवाइयों की खोज यानी ड्रग डिस्कवरी और आगे जाकर नए एडवांस्ड मटेरियल्स बनाने में मदद करेगा, जो पुरानी ट्रेडिशनल कार्बन केमिस्ट्री के मुताबिक शायद संभव नहीं थे। यानी आसान शब्दों में हम आगे की टेक्नोलॉजी और फ्यूचर की सप्लाई चेन को अभी से खुद डिजाइन कर रहे हैं। और जब बात सप्लाई चेन्स और इन सब ग्लोबल चर्चाओं की आती है ना, तो न्यू दिल्ली में ठीक इसी वक्त ग्लोबल डिप्लोमेसी का एक बहुत बड़ा मंच सजा हुआ है। आप क्वाड विदेश मंत्रियों की मीटिंग की बात कर रहे हैं? जी हाँ, क्वाड यानी क्वाड्रिलैटरल सिक्योरिटी डायलॉग। जब भी क्वाड का नाम हमारे दिमाग में आता है तो सीधा कनेक्शन इंडो पैसिफिक और चाइना को काउंटर करना यही बनता है। लेकिन इस बार का मीटिंग एजेंडा मुझे थोड़ा अलग और आश्चर्यजनक लगा। ये आपने काफी डिटेल में नोटिस किया है। इस बार की मीटिंग में यूएस के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो हैं, ऑस्ट्रेलिया की पेनी वोंग आई हैं, जापान के तोशिमित्सु मोतेगी हैं और भारत की तरफ से हमारे डॉक्टर एस जयशंकर मौजूद हैं। और इस बार इनका मेन फोकस सिर्फ वेपन्स और मिलिट्री अलायंसेस पर नहीं है। बिल्कुल नहीं। जैसा कि आपने कहा, उनका जो एक ट्रेडिशनल फोकस होता था मिलिट्री सुरक्षा, उसके अलावा इस बार चर्चा का सबसे बड़ा केंद्र क्रिटिकल मिनरल्स हैं। जैसे लिथियम और कोबाल्ट वगैरह? हाँ, जो फ्यूचर में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और नई टेक के लिए बहुत जरूरी होने वाले हैं। और उससे भी बड़ी बात, इस बार की चर्चा का एक बहुत बड़ा पॉइंट हॉर्मुज जलदमरुमध्य यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की समुद्री सुरक्षा है। वेट, पर रुकिए, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज तो वेस्ट एशिया में स्थित है ना, ईरान और ओमान के बीच वाले हिस्से में। हाँ, ज्योग्राफी के हिसाब से वही है। तो क्वाड तो लॉजिकली इंडो पैसिफिक रीजन के लिए बना था। ये चारों देश अचानक से यहाँ वेस्ट एशिया की सिक्योरिटी पर इतना ध्यान क्यों केंद्रित कर रहे हैं? इसका बहुत ही सिंपल लेकिन गहरा कारण है। इन चारों देशों को अब तक अच्छे से समझ आ गया है कि दुनिया की इकोनॉमी और नेशनल सिक्योरिटी आपस में किस तरह गूंदे हुए हैं। कैसे? देखिए, आज दुनिया का लगभग 20% क्रूड ऑयल यानी कच्चा तेल इस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पतले रास्ते से होकर गुजर रहा है। अगर वेस्ट एशिया के तनाव की वजह से, चाहे वो ईरान हो या किसी और वजह से, कल को ये रास्ता एकदम ब्लॉक हो जाता है तो हमारी एनर्जी सप्लाई लाइन तुरंत रुक जाएगी। एग्जैक्टली। और अब आप इस डीप डाइव के सबसे शुरुआती हिस्से को दोबारा याद करिए, जहां हमने 3F यानी फ्यूल और फर्टिलाइजर की बात की थी। ओह यस। अगर हॉर्मुज जैसा रूट ब्लॉक होता है ना, तो हमारा फ्यूल और फर्टिलाइजर का जो आयात बिल है वो सीधा आसमान छूने लगेगा। क्वाड देशों को क्लियर एहसास हो गया है कि आप सिर्फ इंडो पैसिफिक को सुरक्षित नहीं रख सकते जब तक आपकी कोर एनर्जी लाइफलाइन जो वेस्ट एशिया से आ रही है वो पूरी तरह सुरक्षित ना हो। माय गॉड, क्या जबरदस्त लिंक बन रहा है ये। यानी जो कहानी हमने आज शुरू की थी हमारे आम बजट से, पेट्रोल और उस खाद के दाम से, वो पूरी की पूरी दुनिया घूमकर वापस आकर हमारे आंगन में ही खड़ी हो गई है। बिल्कुल, सब कुछ कनेक्टेड है यहाँ पे। हमने आर्थिक चक्कर के 3F से शुरू किया। हमने बैठ के देखा कि कैसे गिरता हुआ रुपया हमारे उन्हीं एक्सपोर्ट फायदों को इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन की तरह वापस निगल रहा है। फिर हम अपने डेमोग्राफिक्स की तरफ आए, जहां हमने पाया कि हमारा समाज उम्मीद से भी ज्यादा तेजी से बूढ़ा हो रहा है और केरला अभी से उसके लिए एक नया विभाग बनाकर तैयारी कर रहा है, जबकि दूसरी तरफ असम अपने यूथ को एक बहुत ही टाइट लीगल फ्रेमवर्क में बांध रहा है। हमने उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन की कमजोर होती कड़ियों को देखा, चाहे वो NTA के फेल्ड पेपर लीक्स हों या फिर दिल्ली के पुराने वाटर नेटवर्क में छुपी वेस्टेज। हमने इंटरनल सिक्योरिटी में देखा कि झारखंड में नक्सलियों की ताकत अब आखिर गिर रही है। वैज्ञानिकों ने हमें एक आशाजनक कार्बन फ्री मॉलिक्यूल जैसा ग्लोबल सॉल्यूशन दिया और अंत में क्वाड मीटिंग से हमें ये क्लियर समझ पाए कि दुनिया की हर छोटी बड़ी सप्लाई चेन आखिर में घूम फिर कर हमारी आम जिंदगी पर ही असर डालती है। ये सच में एक बहुत ही ब्रॉड ओवरव्यू था। और अगर मैं इस पूरी लंबी चर्चा के बाद एंड में आप सभी को सोचने के लिए एक नया नजरिया दूं ना, तो बस राज के इन दो बिंदुओं को एक साथ जोड़कर देखिए।
कौन से 2 बिंदु? एक तरफ आज हमने क्लियरली बात की भारत की तेजी से बढ़ती हुई बुजुर्ग आबादी की, जिसे कल बहुत सारे मेडिकल सपोर्ट की जरूरत होगी, और दूसरी तरफ हमने बात की स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जैसे उन ग्लोबल फ्लैश पॉइंट्स की जहां हमारी वाइटल सप्लाई चेन्स अटकी हुई हैं। हाँ, दोनों ही काफी सीरियस इश्यूज हैं। तो जरा इस सिनेरियो को सोचिए। आज से करीब 20 साल बाद जब हमारे देश में एक बहुत बड़ी आबादी 60 साल के ऊपर होगी, जिन्हें लगातार मेडिकल केयर, दवाइयों और कांस्टेंट एनर्जी की सख्त जरूरत होगी, और ठीक उसी समय अगर किसी बड़े जियोपॉलिटिकल संकट के कारण हमारा विदेशी मुद्रा भंडार और ऑयल की वो सप्लाई चेन हमेशा के लिए भारी दबाव में आ जाए, तो क्या होगा? ये एक स्कैरी थॉट है। क्या हमारा एक कंप्लीटली स्ट्रेन्ड आर्थिक तंत्र अचानक से बढ़ते उस एजिंग समाज की केयर को संभाल पाएगा? ये वो गहरा सवाल है जो आने वाले कल की नीतियों का रास्ता तय करेगा। सच में ये एक ऐसी कल्पना है जो सुनने में किसी को भी बेचैन कर सकती है, लेकिन एज ए नेशन हमें इन आने वाली हार्श रियलिटीज को कॉन्फिडेंस के साथ फेस करना ही होगा। दोस्तों, ये सारे मैक्रो इकोनॉमिक्स और रिपोर्ट्स सिर्फ किसी यूपीएससी का सिलेबस नहीं है। ये बेसिकली इस बात का रोड मैप है कि 2050 में हमारे माता पिता और हम खुद आखिर किस तरह के देश में जी रहे होंगे। इन सभी इम्पॉर्टेंट डॉट्स को हमेशा कनेक्ट करते रहिए और ऐसी ही गहरी और दिलचस्प चर्चाओं के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।